हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री इनिशिएटिव ऑफ प्रेप आईएएस, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। इससे पहले भी हमारी कुछ वीडियो आ चुकी हैं, उनको जाके प्लीज आप चेकआउट करें। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी में कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जहां के रिगार्डिंग मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे प्लेसेस इन न्यूज हो गया, या कोई ऐसा इवेंट होता है जो न्यूज में रहता है, कैसी सिटी होती है, आपसे वो पूछ सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग भी कुछ आइलैंड्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ वाटर बॉडीज ऐसी हो सकती हैं जो या तो न्यूज में रही हैं या फिर जहां पे कुछ ना कुछ जो है मिलिट्री इश्यूज चल रहे हैं, वो भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आज ऐसे ही 5 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले टॉपिक में हम लोग ने नेबर की तरफ चलते हैं, चाइना की तरफ चलते हैं। देखिए, चाइना की पॉलिसी होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको बोलते हैं, शायद उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया पहले से होगा। इसकी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, चाइना इंडियन ओशन के अंदर चारों तरफ से इंडिया को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करता है, और कई सारी कंट्री में वो अपने मिलिट्री बेस और नेवल बेस बना रहा है। जैसे श्रीलंका के अंदर उसकी प्रेजेंस है, पाकिस्तान के अंदर है, जिबूती में है, और अब एक ऐसा ही नया ठिकाना ढूंढ लिया है चाइना ने। वो है दोस्तों म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोकोस आइलैंड। इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है, और यहां पे अभी कुछ इंडिया के जो नेवी ड्रोन्स हैं वो कुछ सर्विलेंस वगैरह कर रहे थे, और उनको इस आइलैंड के ऊपर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में पता चला। और जब थोड़ा सा गौर से देखा तो ये पता लगा कि भाई यहां पे चाइना जो है एक नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हमारी नाक के नीचे इंडियन ओशन के अंदर अंडमान निकोबार के बिल्कुल पास में वो एक नेवल बेस बना रहा है, और अभी तक हम उसके बहुत ज्यादा खबर थी भी नहीं। तो अब ये जब पता चला है तो मामला पहुंच गया काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोकोस आइलैंड के बारे में हमें कुछ पता होना जरूरी है। देखिए, थोड़ी लोकेशन आपको पहले मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा जूम आउट करके देखिए। यहां पे आपको जो नजर आ रहा है ये है भैया कोकोस आइलैंड, और ये जो है नीचे आपको नजर आ रही है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के जस्ट नॉर्थ में पड़ता है आपका कोकोस आइलैंड। थोड़ा सा जूम करके फिर से दिखा देता हूं। देखिए, अंडमान जब हम लोग आइलैंड्स की बात करते हैं तो यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, छोटा सा बिल्कुल लैंड मास है, छोटा सा, इसको कहते हैं लैंडफॉल आइलैंड, और ये इंडिया का पार्ट है। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, लैंडफॉल आइलैंड। यहां पे आपका आता है कोकोस आइलैंड। कोकोस आइलैंड वैसे तो 3 छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप होता है। इसके नॉर्थ में यहां पे आते हैं जिसको बोलते हैं दोस्तों प्रेपरिस आइलैंड, ये भी म्यांमार का पार्ट है। कोकोस आइलैंड भी म्यांमार का पार्ट है, और लैंडफॉल जो आइलैंड है वो इंडिया का पार्ट है। इन दोनों के बीच में एक चैनल पहुंचता है जिसे बोलते हैं कोकोस चैनल। ठीक है, तो कुछ वाटर बॉडीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो ये है भैया चाइना का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ा सा, अगर आप इसकी थोड़ा पॉइंट जानना चाहो तो आपको अच्छे से पता है कि इंडियन ओशन के अंदर ये पड़ता है, यहां पे ये पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। कोकोस आइलैंड अंडमान निकोबार से सिर्फ और सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। मतलब मान के चलिए अगर चाइना ने यहां पे अपना नेवल बेस परमानेंट बना लिया तो फ्यूचर में इंडिया के साथ उसकी लड़ाई होती है तो अंडमान तक पहुंचने का मतलब चाइना बहुत इजीली पहुंच सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 55 किलोमीटर दूर ही तो है। और ये म्यांमार के यांगोन रीजन का पार्ट है, ये भी आपसे सवाल में पूछ सकता है। अब देखिए, एक माउंटेन रेंज आपको दिखाता हूं। ये है दोस्तों माउंटेन रेंज जिसका नाम है अर्कन योमा। आपको शायद पहले से इसके बारे में जानकारी होगी, यह अर्कन योमा है। ठीक है, जब हम लोग पूर्वांचल हिल्स की बात करते हैं, पटकई बम्स की बात करते हैं, इसी का कंटिन्यूएशन होता है अर्कन योमा। तो कहीं ना कहीं हिमालय की ही वह कंटिन्यूस चेन आपको थोड़ी सी नीचे नजर आती है अर्कन योमा के रूप में। बाद में क्या होता है, अर्कन योमा जब बे ऑफ बंगाल के अंदर जाता है तो इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। वैसा ही एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं कोकोस आइलैंड। बाद में जो हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वो बेसिकली इसी की कंटिन्यूस चेन है जो कि अर्कन योमा है। हालांकि इसमें कुछ आइलैंड म्यांमार के हैं, कुछ इंडिया के हैं, लेकिन वो चेन एक ही है। अगर आप ज्योग्राफिकली पर्सपेक्टिव से देखें तो अर्कन योमा और ये जो अंडमान निकोबार है, कोकोस आइलैंड है, बेसिकली वो एक ही टोपोग्राफी का पार्ट है। यहां पे जो इंडियन प्लेट होती है, जब वो सुंडा प्लेट के नीचे जो कि लार्जर यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, जब उसके नीचे सबडक्ट करती है तो कुछ आइलैंड ग्रुप आपको यहां पे इस तरह से नजर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा अगर मैप और कवर करना है दिखा देता हूं आपको। देखिए, यह है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहां पे आता है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान ग्रुप और अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप को अलग करता है। वहीं पे जो हमारा अंडमान ग्रुप के अंदर जो सबसे साउथ वाला पार्ट है उसे बोलते हैं साउथ अंडमान, और यह है लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक पैसेज पड़ता है। पैसेज मतलब इसे छोटी सी वाटर बॉडी होती है, इसको पैसेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों डंकन पैसेज। और यहां पे देखिए, यह है लैंडफॉल आइलैंड, अभी आपको मैंने दिखाया था एटलस के अंदर। यहां पे पड़ता है कोकोस चैनल। हालांकि कोकोस आइलैंड की अगर बात करते हो, यहां पे भी एक चैनल पड़ता है जिसे अलेक्जेंड्रा चैनल कहते हैं। अलेक्जेंड्रा चैनल इसको हम लोग कहते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोस्पेरिस मैंने आपको दिखाया था आइलैंड जो है म्यांमार के हिस्से में आता है। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नारकोंडम आइलैंड है हमारा, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि भाई जो नारकोंडम आइलैंड है, जो बैरन आइलैंड है, दोनों ही वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, इनमें से कौन सा एक्टिव है और कौन सा डोरमेंट है। इसमें भी मैंने देखा स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं नारकोंडम और बैरन आइलैंड में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। तो ये था दोस्तों थोड़ी सी जानकारी कोकोस आइलैंड के बारे में। म्यांमार का पार्ट है, चाइना इसके ऊपर नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन ओशन का पार्ट है और अंडमान ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ 55 किलोमीटर दूर पे ही ये पड़ता है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी बहुत सारी है। देखिए, हालांकि अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें, आज भी इंडियन ओशन के अंदर इंडिया की जो पावर है, जो प्रेजेंस है, उसको चाइना कहीं से भी मैच नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरफ लक्षद्वीप ग्रुप है, एक तरफ अंडमान ग्रुप है। लेकिन चाइना ने रिसेंटली ये भी कहा था कि इंडियन ओशन उस ओशन का नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया का है। तो उसके बदले में किसी ने कहा कि भैया ऐसे तो जो साउथ चाइना सी है, जो ईस्ट चाइना सी है, वो भी सिर्फ नाम ही चाइना का है, चाइना का थोड़ी ना है वो, उसको तो आप अपना खुद का कह रहे हो, है ना। तो कुछ कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से कोकोस आइलैंड जो है अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूज में आपसे पूछ सकता है वो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ग्वाटेमालाज फ्यूगो वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन से तो बहुत सवाल आते हैं। 2022 में तो मेंस में भी सवाल पूछा गया था कि भैया जो जो वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं पिछले कुछ समय से उनकी जानकारी दीजिए। तो आजकल तो इस तरह के टॉपिक जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इस तरह के टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए भैया, वोल्केनोज क्या होते हैं, मैग्मा क्या होता है, कहां से आता है, कहां से ओरिजिनेट होता है, कितने टाइप का मैग्मा होता है, एसिडिक मैग्मा क्या होता है, बेसोल्टिक मैग्मा क्या होता है। इस तरह की कुछ कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए, किस तरह का मैग्मा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो पहले हमारी जो एनसीईआरटीज हैं, जो क्लास नोट्स हैं, वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप वहां से जरूर पढ़ें। उसके बाद फिर आप जो है करंट अफेयर अगर तैयार करोगे, आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर समझ में भी आएगा। तो यहां पे हम लोग दोस्तों बात करते हैं ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कंट्री है जो कि आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ा सा, मैक्सिको से नीचे पड़ती है। और आजकल तो डंकी बड़ा न्यूज में है भाई। डंकी एक शाहरुख खान की मूवी भी आई थी। तो डंकी रूट की जब हम लोग बात करते हैं, लोग इलीगल तरीके से, यानी कि जिसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हो, वो लोग जब अमेरिका में एंट्री करते हैं तो ग्वाटेमाला बीच में कंट्री आती है बेसिकली। वो ग्वाटेमाला से होते हुए, फिर पनामा से होते हुए और फिर मैक्सिको से होते हुए फिर वो अमेरिका में लोग जाते हैं। तो ग्वाटेमाला के अंदर सिर्फ जंगल ही बड़े खतरनाक नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ वोल्केनिक इरप्शंस भी हैं, होते हैं, वो भी बड़े खतरनाक हैं। तो ये आपको जो नजर आ रही है दोस्तों, यहाँ पे यह है फ्यूगो वोल्केनो है। जब ये इरप्ट होता है तो यहाँ से बहुत सारा पायरोक्लास्टिक फ्लो, ठीक है, जो मतलब ब्लास्ट होता है, तो वहां पे जो मैग्मा होता है बहुत गर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो रॉक्स होती हैं वो भी मेल्ट हो जाती हैं, जो वेजिटेशन है वो भी पूरी तरह से बर्न आउट हो जाती है। तो उसको हम लोग पायरोक्लास्टिक फ्लो एक तरह का बोल सकते हैं। यूपीएससी में यहाँ से बेसिकली सवाल आ गया था, थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में आपको इसको देखना है। अब थोड़ी सी लोकेशन आपको मैं इसकी दिखा देता हूँ। जनरली देखिए, ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये आपके इधर मैक्सिको चला जाता है, जहां से लोग अमेरिका जाते हैं डंकी रूट में। और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है दोस्तों, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के अंदर ही पड़ता है फ्यूगो वोल्केनो। ठीक है, काफी एक्टिव वोल्केनो है। और एक्चुअली ये जो पूरी बेल्ट है वो पड़ती है अपनी रिंग ऑफ फायर में। अगर हमने ज्योग्राफी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो इसे दोस्तों रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। दुनिया के 70 to 80% जो वोल्केनिक इरप्शन है बेसिकली वो यहीं पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सबडक्टिंग प्लेट बाउंड्रीज हैं। सबडक्टिव प्लेट बाउंड्री अगर किसी को पता नहीं है, एक लाइन में बता देता हूं। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं हमारी, वो जो हैवी प्लेट होती है वो लाइट प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है, वो स्टेनोस्फीयर अंदर चली जाती है। तो जब एक हैवी प्लेट एक लाइट प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है तो वहां से कुछ मैग्मा जनरेट होता है, और वो जब ऊपर आता है तो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। सिंपल सा एक लाइन में एक्सप्लेनेशन था ये। अगर आप यहाँ पे लोकेशन देखेंगे, ये वाली देखिए, तो ये हमारा आ जाता है भाई यहाँ पे हमारा सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट, और यहीं पे आ जाता है ग्वाटेमाला। और ग्वाटेमाला के अंदर ही हुआ है ये वोल्केनिक इरप्शन, जिसे बोल रहे हैं हम लोग फ्यूगो वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अभी ये रिसेंटली इरप्ट हुआ था, लेकिन ये इरप्ट होता रहता है। हालांकि इस बार जो इरप्शन हुआ उतना खतरनाक नहीं था। सबसे खतरनाक जो इरप्शन हुआ था वो था 2018 के अंदर, और उस समय 200 से ज्यादा लोग एक्चुअली यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है मारे गए थे। इसका नेचर क्या है दोस्तों? इसका नेचर होता है स्ट्रेटोवोल्केनो। देखिए एक चीज थोड़ा सा मैं बताता चलूं, ज्यादातर जो वोल्केनिक इरप्शन जो आपको रिंग ऑफ फायर में मिलेंगे, रिंग ऑफ फायर वाली जो बेल्ट में मिलते हैं, ये ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे, स्ट्रेटोवोल्केनो टाइप के मिलेंगे। लेयर्ड वोल्केनोज होते हैं, कंपोजिट वोल्केनोज होते हैं, ज्यादातर आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो होता है, इसे कंपोजिट वोल्केनो भी आप कह सकते हो। स्ट्रेटो वोल्केनो कैसा होता है? बेसिकली लेयर्ड होता है, उसमें जो है कुछ इस तरह से आपको जो है ये पाइप होती है, इस तरह से लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसे मान लो एक बार वोल्केनिक इरप्शन हुआ,
कुछ मटेरियल जो है वहां पे जमा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। जो सेकंड टाइम वोल्केनिक इरप्शन होता है तो नया मटेरियल पहले वाले मटेरियल के ऊपर जमा हो जाता है। जो ऐश होती है, जो रॉक्स होती हैं, जो वेजिटेशन होती है, वो अलग अलग तरह की लेयर्स बनाते हैं। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन है जिसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं, ये इसका थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। इसके अंदर सिलिका कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसी वजह से ये जो है वर्टिकली भी काफी ज्यादा राइज कर सकता है। तो ये वाला जो वोल्केनो है फ्यूर्गो वोल्केनो, ये 3-3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मतलब काफी बड़ा है वैसे देखा जाए तो इसे कंपोजिट वोल्केनो की कैटेगरी में आप रख सकते हो। ये शील्ड वोल्केनो नहीं होता है। तो जब इस तरह की वोल्केनिक इरप्शन होती है तो वहां पे आपको लावा, टेफ्रा, वोल्केनिक ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ऐसी और बहुत सारी गैसेस भी यहां से निकलती हैं, खासकर सल्फर, वो सब आपको एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं। रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। स्पेनिश एक वर्ड है फ्यूगो, जिसका मतलब होता है फायर, और उसी के नाम पे जो है ये नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है। देखो वैसे तो मैं जूम करके चलता हूँ, आपको शायद ये पता होगा, लेकिन हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं डिपेंड करता है भैया वहां से जो मैग्मा है, जो लावा है, जो एस्थेनोस्फीयर से जनरेट हो रहा है, वो किस नेचर का है। वो एसिडिक है या बहुत ज्यादा बेसिक है या इंटरमीडिएट है, और उसके ऊपर जो बेड रॉक है वो कैसी है, कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लावा किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। वो लावा जो है कई बार जो है काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो कंपोजिट वोल्केनो भी बना सकता है, जैसा हमारा फ्यूगो वाला है, एसिडिक नेचर का कंटेंट होता है इसके अंदर। उसके अलावा कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं हमारे जो थोड़े से बेसिक नेचर के होते हैं, जिनके अंदर सिलिका कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, जैसे हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहां पे आपको शील्ड टाइप का वोल्केनो देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो है ज्यादा स्प्रेड करते हैं, वर्टिकली कम स्प्रेड करते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक फिशर वोल्केनो भी हो सकता है, जहां पे यूजली जो प्लेट बाउंड्री होती हैं, जो मतलब लिथोस्फेरिक प्लेट होती हैं, वो डाइवर्ज करती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो वहां पे जो वो डाइवर्ज करती हैं तो नीचे से कुछ मैग्मा निकलता है, वो स्प्रेड हो जाता है। तो उस तरह का फिशर वोल्केनो भी आपको देखने को मिल सकता है। काल्डेरा वोल्केनोस भी होते हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा एक मतलब एक काइंड ऑफ वेंट होता है, ये बहुत बड़ा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये कुछ टाइप के वोल्केनो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में डिसेंट लेवल ऑफ जो है डिटेलिंग दिया हुआ है। एंड इफ यू आर रीडिंग जीसी लियोंग ऑल्सो, जीसी लियोंग में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको उस तरीके से पढ़ें। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब यह है कि वोल्केनिक इरप्शन के रिगार्डिंग अगर पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी तो करंट अफेयर आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर ये कंपोजिट वोल्केनो बना है तो यहाँ क्यों बना होगा, कहीं पे अगर अलग तरह का वोल्केनिक इरप्शन होता है तो क्यों होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इस आर्टिकल को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्लेस इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज में है और काफी कंट्रोवर्सी में भी रहा है, वो है दोस्तों काखोवा डैम। ठीक, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट मैं थोड़ा मान के चलता हूँ काखोवा इसको बोलते होंगे। तो ये डैम है, और ये डैम बेचारा पड़ गया है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में, और ये डैम एक्चुअली अभी रिसेंटली हो गया है डैमेज, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख भी सकते हो, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया डैम। डैम किसने खत्म किया किसी को नहीं पता। यूक्रेन वाले कह रहे हैं रशिया वालों को यार तुमने इसको उड़ा दिया, रशिया वाले यूक्रेन वाले को कह रहे हैं, यूक्रेन वाले रशिया वालों को कह रहे हैं, क्योंकि ये डैम बहुत क्रूशियल था। और ये डैम की अगर आप लोकेशन देखोगे, देखिए यहाँ पे है नाइपर रिवर। अच्छा, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है नाइपर रिवर, क्योंकि नाइपर रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है। नाइपर रिवर जो है 4th लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, किसकी, यूरोप की। ठीक है, यहां पे देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी के अंदर ड्रेन होती है रिवर। तो ये जब रिवर आती है तो यहां पे जो है काकोवा डैम बनाया गया है। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, ये काकोवा डैम यहां पे नाइपर रिवर के ऊपर बनाया गया है। और जब ये डैम बनाया जाता है तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रेजर्वोयर, जिसे काकोवा रेजर्वोयर बोलते हैं, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजर्वोयर इन होल यूरोप ऑल्सो। और यहां पे पड़ता है भैया जैपोराइजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये लास्ट टू लास्ट ईयर न्यूज में था। जैपोराइजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जब यूक्रेन वाली लड़ाई के चक्कर में ना इसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न हो गया था। पहले ये यूक्रेन के अंडर में हुआ करता था, लेकिन अब ये भाई रशिया के कंट्रोल में चला गया है। इवन 3 दिन पहले जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है हमारी, वो यहाँ पे सर्वे करने आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे जो फाइटिंग है वो काफी ज्यादा इंटेंस आजकल हुई पड़ी है। तो ये जो काकोवा रेजर्वोयर है, बेसिकली यही वो रेजर्वोयर है जिससे जैपोराइजिया पावर प्लांट को एक्चुअली वाटर मिलता है कूलिंग पर्पज के लिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर थर्म देखे जो प्लांट होते हैं ना भाई, इनको कूलिंग के लिए पानी चाहिए होता है। तो ये बेसिकली हो गया डैमेज। तो इसके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये डैम काफी पुराना है, सोवियत एरा के टाइम में बना था। बाद में जब यूक्रेन रशिया से अलग हो गया तो ये जो है यूक्रेन के हिस्से में आ गया। जो क्रीमिया पेनिनसुला है, इसको भी वाटर प्रोवाइड कराता है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए भैया क्रीमिया है। क्रीमिया के ऊपर कई साल पहले
यूक्रेन ने बेसिकली इसको अनेक्स कर लिया था, तो इसको पानी पहुंचाने की सुविधा भी जो है यहीं से मिलती है। तो इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा आपको इसको डैम को याद रखना है। अब इसके ऊपर पीएचडी नहीं करने लग जाना, डैम के बारे में 2-3 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आता है हेमिस मोनेस्ट्री और चाम डांस के लिए। हालांकि थोड़ा सा पुराना टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि जब देश में G20 का मीटिंग हुआ था, और Y20 मतलब यंग 20, जब इनका मीटिंग हुआ था G20 के दौरान, तो काफी ज्यादा नंबर में डेलीगेट्स ने यहाँ पे विजिट किया था हेमिस मोनेस्ट्री को, जो कि पड़ती है हमारी लेह लद्दाख के अंदर। और वो G20 के कैसा इतना बड़ा इवेंट रहा इंडिया में कि इंडिया को शोकेस किया गया स्पेशली वर्ल्ड के सामने। हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो दुनिया के सामने दिखाई गई। हमारा जो रिच कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया गया पूरी दुनिया के सामने। और उसी केस में आता है ये मोनेस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम लोग हेमिस मोनेस्ट्री। तो थोड़ा थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, कहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ऑब्वियसली लेह लद्दाख के अंदर पड़ती है, लेह सिटी के अंदर पड़ती है। देखिए, जैसे इस्लाम के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर या कई धर्मों के अंदर अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से बुद्धिज्म के अंदर भी जो ड्रुपका लीनिएज है वो बेसिकली इसी मोनेस्ट्री से बिलोंग करती है। आपको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से ध्यान रखता है। 11वीं सेंचुरी में बनाई गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन बाद में 1672 के अंदर लद्दाखी किंग थे सेयांग निमांगल, इन्होंने इसको दोबारा से बनवाया, और तब से लेके आज तक ये बिल्कुल प्रोस्पेरस तरीके से चल रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हेमिस फेस्टिवल, जून के महीने में यूजुअली मनाया जाता है। और ये 2 दिन तक चलने वाला बड़ा ही वर्ल्ड फेमस एक फेस्टिवल होता है। किसको डेडिकेटेड होता है? ये होता है जी गुरु पद्म संभवा को। और गुरु पद्म संभवा दोस्तों वो गुरु हैं जिनको कुछ लोग महात्मा बुद्ध का डायरेक्ट अवतार भी मानते हैं, उनकी रीइंकार्नेशन मानते हैं। और इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हिस्ट्री में बताई गई हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे जो तांत्रिक बुद्धिज्म जो तिब्बत के अंदर पहुंचा, बेसिकली उनको जो क्रेडिट है वो इनको ही जाता है। उसके अलावा एक तो महायान ब्रांच होती है, कि हीनयान ब्रांच होती है। जो महायान ब्रांच है, कहा जाता है कि वो भी शायद इनके थ्रू ही वहां पे पहुंची है। हालांकि इनकी एविडेंस को लेके बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस हो सकती हैं, लेकिन पद्म संभवा जी को बहुत ही बड़े लेवल पे रिस्पेक्ट किया जाता है ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय द बुद्धिस्ट फॉलोअर्स। और तिब्बत के अंदर तो ही इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बिकॉज जो तांत्रिक बुद्धिज्म है बेसिकली वो शायद इनके थ्रू ही वहां पे एक तरह से पहुंचा है। तो उस पर्सपेक्टिव में थोड़ा आपको याद रखना है। अब इसी मोनेस्ट्री से जुड़ा हुआ और एक हमारे पास डांस होता है जिसे बोलते हैं चाम डांस। ठीक है, देखिए, चाम डांस एक रिलीजियस डांस है, ये कोई कल्चरल डांस नहीं है। रिलीजियस डांस का मतलब ये होता है कि इसको हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। जो सिर्फ मंक्स होते हैं, जो लामाज होते हैं, वही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसको गॉड डांस भी कहा जाता है। और इसकी खास बात यह होती है कि इस डांस को करते के समय आपको अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगाना पड़ता है। ठीक है, आप अपने फेस को रिवील नहीं कर सकते हैं। और गॉड डांस इसको कहा जाता है क्योंकि देखिए, तिब्बतन कल्चर में, बुद्धिस्ट कल्चर में जो डेटीज हैं, जो मतलब जिनकी वर्शिप की जाती है, उन डेटीज को ये लोग क्या करते हैं, इंपर्सोनेट करते हैं, और फिर उसके पर्सपेक्टिव से जो है वो डांस करते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि पास्ट में जो बेसिकली जो तिब्बतन जो डेटीज हैं वो काफी एक वॉरियर और उस तरह का उनका एक पर्सोना होता है। तो उसको जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो इसीलिए कभी कभी लोग उसको डेविल डांस के नाम से भी बुलाते हैं। हालांकि आजकल इसे ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन पहले कुछ लोगों ने इसको डेविल डांस भी कहा गया था। तो जो पद्म संभव जी हैं, जिनको गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है, उनकी लाइफ के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारे डांस परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं। जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपको जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए। चाम डांस कहाँ है, कहाँ परफॉर्म होता है, ये जो मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक और छोटी सी चीज़ जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बेसिकली बोनस पॉइंट है, ब्राउनी पॉइंट है, वो ये है कि इंडिया की जो हाईएस्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट बनाई गई है वो भी हेमिस के अंदर ही बनाई गई है। और कुछ साल पहले हेमिस के अंदर एक बड़ा ही यूनिक एक फिनोमेना देखने को मिला, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना देखने को मिला, जिसे हम लोग यूजुअली नदन लाइट्स कहते हैं। नदन लाइट्स कहते हैं। वैसे तो नदन लाइट्स की बात करते हैं तो आपको पोलर रीजन में नजर आती हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो नदन लाइट्स आपको सिर्फ पोल्स में ही देखने को मिले। यहाँ पे भी कुछ साल पहले ऐसी ही नदन लाइट्स आपको देखने को मिली थी, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर रेडिएशंस के मिक्सचर से जो है इस तरह से बनती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अगला टॉपिक आता है दोस्तों चेतुमल बे, और न्यूज में है आजकल काफी ज्यादा। क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे मिला है दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ओशन के अंदर।
अच्छा, पॉइंट भी अलग अलग हो सकते हैं। एक पॉइंट दोस्तों वो होता है जो कि सबडक्शन जोन में बनता है, जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज करती हैं तो एक प्लेट जो है वो दूसरी प्लेट के जो है नीचे सबडक्ट करती है, तो इस वाले पॉइंट को भी जो है आप डीपेस्ट पॉइंट बोल सकते हो, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट। तो ये वाला डीपेस्ट पॉइंट वो नहीं है जो कि प्लेट के कन्वर्जेंस से बनता है, ये एक सिंक होल जैसा होता है। अभी आपको बताऊंगा किस तरह से काम करता है, पहले आपको थोड़ा लोकेशन में दिखा देता हूं, देखिए जरा। तो ये है भाई यहाँ पे आपका मैक्सिको, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने इस रीजन की बात किया था, ग्वाटेमाला की। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, ये एक पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं युकतन पेनिनसुला। युकतन पेनिनसुला के ईस्ट साइड में यहाँ पे देखा गया है दुनिया का सबसे ग्रेट ब्लू पॉइंट, और यहीं पे पड़ती है ये बे जिसे बोलते चेतुबल बे बोलते हैं, ठीक है। तो ये है चेतुमल बे, चेतुमल बे के अंदर मिला है ग्रेटेस्ट ब्लू पॉइंट, और यहाँ पे पड़ता है युकतन पेनिनसुला। दो तीन लोकेशन आपने इसकी याद रखनी है। यहाँ पे आपका कैरिबियन सी है, और ये आपका जो है अटलांटिक ओशन हो गया, इधर पैसिफिक ओशन हो गया। कुछ कुछ चीजें कुछ समय पहले इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन जब इसको डिस्कवर किया गया था ना, ये डीपेस्ट पॉइंट नहीं था। अब दोबारा से जब इसको डिस्कवर किया गया, यानी कि इसकी सर्वे वगैरह हम लोग कर रहे थे, तो ये पाया गया कि भैया ये तो 420 मीटर तक चला गया है। तो चेतुमल बे मैक्सिको में आपको याद रखनी है, इसको तामजा ब्लू होल भी कहा जाता है। इससे पहले हमारे पास जो डीपेस्ट होल था ना, उसको बोलते थे शानशा योंगले ब्लू होल, और ये पास पाया जाता था साउथ चाइना सी के अंदर। देखिए यहाँ पे दिखता था ये, तो ये है आपका साउथ चाइना सी, और यहाँ पे है आपका जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है, ठीक है। ड्रैगन होल भी कहा जाता है इसको, मतलब जनरली अमेरिका, क्योंकि चाइना को ड्रैगन से डिनोट करते हैं ना, तो इसलिए ड्रैगन होल इसको बोल दिया गया था। उसके अलावा डीन ब्लू होल भी हमारे पास आता है जो है बहामस के अंदर। उसके अलावा इजिप्ट के अंदर भी अपने पास एक ऐसा ही है होल है, और ये पाया गया है मेसोपिलेजिक जोन के अंदर। अब ये मेसोपिलेजिक जोन क्या होता है थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं चीजें, बाकी एक दो चीजें आपको और बताऊंगा मैं उसके बाद क्या होता है। देखिए हमारे जो ओशन बॉडी होती है, इसको अलग अलग लेयर्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो एक तरह से, और इसको डिवीजन करने का एक जो तरीका होता है वो होता है सनलाइट, ठीक है। तो जहां पे सनलाइट पहुंचती है अप टू 200 मीटर तक, इसको बोलते हैं एपीपेलाजिक जोन, ठीक है। यूफोटिक जोन वगैरह बोलते हैं, एपीपेलाजिक जोन इसको बोलते हैं। 200 मीटर तक यहाँ पे पूरी सनलाइट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मरीन लाइफ यहाँ पे अबंडेंट होती है। इसको कहा जाता है एपीपेलाजिक जोन। उसके बाद जो जोन आता है इसे बोलते हैं मीजोपेलाजिक जोन। 200 से लेके 1000 मीटर तक के बीच में होता है। यहां पे जो ओशन टेम्परेचर है वो अचानक से कम होने लगता है, और यहां पे जो सनलाइट है वो थोड़ी कम पहुंचती है, मतलब थोड़ी सी डिम होती है वहां पे लाइट। ऐसा नहीं है कि पूरा अंधेरा नहीं होता है, डार्क नहीं होता है, हल्की हल्की पहुंचती है। इसी को बोलते हैं मीजो पिलेजिक जोन बोलते हैं। मीजो पिलेजिक के नीचे आता है भैया डार्क जोन आता है, जिसे बेंथीपिलेजिक जोन बोलते हैं, फिर अबिसो पिलेजिक जोन बोलते हैं, और हेडोपिलेजिक जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ जोन रहते हैं। तो ये जो डीप पॉइंट आपको मिला है जो कि 450 मीटर के आसपास है, ये जो है मीजो पिलेजिक जोन के अंदर है। आपने थोड़ा सा इसको इस पर्सपेक्टिव से भी याद रखना है, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट है कहां पे है, चेबुतुमल बे में है जो कि मैक्सिको के अंदर है। युकतन पेनिनसुला आपको याद रखना है। शानशा योंगले जिसे ड्रैगन होल भी कहा जाता है वो भी आप याद रख सकते हो। तो ये बनता कैसे है बेसिकली, ठीक है, इसके बनने का क्या रीजन हो सकता है। जैसे हमारी अर्थ पे सिंक होल होते हैं ना, ऐसे ही ओशन बॉडी के अंदर भी सिंक होल हो सकते हैं। सिंक होल का मतलब क्या होता है, सिंक होल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई रॉक है बहुत बड़ी, और वो रॉक जैसे लाइमस्टोन से बनी हुई है लेट से, तो लाइमस्टोन क्या होता है ना, लाइमस्टोन वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये इसका जैसे मान लो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये जो रॉक्स हैं वो लाइमस्टोन की बनी हुई है लेट से, तो जब बारिश वारिश होती है तो इसके अंदर से जो पानी परकोलेट होता है वो इसको धीरे धीरे रिमूव करता रहता है, और एक दिन क्या होता है ये एक जैसे सिंक होल बन जाता है। तो इसके ऊपर कोई मकान वगैरह होता है, जंगल वंगल कुछ भी होता है, तो इसके अंदर जो है वो चला जाता है। इट्स लाइक अ सिंक होल। ऐसा ही सिंक होल आपको ओशन बॉटम पे भी देखने को मिल सकता है। अगर हमारे ओशन की जो शेल्फ होती है, वो जो बेड रॉक होती है, वो लाइमस्टोन की, मार्बल की या जिप्सम वगैरह की बनी होती है, तो जब पानी उसके अंदर परकोलेट होता है उस रॉक के अंदर, धीरे 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 मिनरल डिजोल्व होते रहते हैं, वो जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और हमारी रॉक जो है वो कोलैप्स कर जाती है। तो ये जो बना है ब्लू होल, बेसिकली वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू बना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 5 टॉपिक। आई होप कुछ
टॉपिक आपको नहीं पता चले होंगे, शायद आपको शायद ना पता हो। अगर पहले से पता हो तो आई होप आपको एक दो पॉइंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली हो। तो दोस्तों ये थे आज के ज्योग्राफी के 5 टॉपिक। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं और लेके आता रहूंगा फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में चाहिए आपको इस तरह के टॉपिक्स का नोटिफिकेशन तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे सब्जेक्ट के भी हम लोग बीच बीच में टॉपिक निकालते रहते हैं, जैसे पॉलिटी का, इकोनॉमी का टॉपिक आ चुका है, आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद।